सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अपनी नमकीन बिस्किट लेके बैठ जाना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा भी होगा। पर हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस और फंड रेजिंग के बारे में पता चल जाएगी। गाइस, आजकल इंडिया में ना शार्क टैंक बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है। तो एक जो पिच होती है ना, एक फाउंडर ठीक है अपनी कंपनी के बारे में पिच करता है। ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टर होते हैं उसको फंड रेजिंग करते हैं। ठीक है। देखो, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लीज से। ओके। देखो, सबसे पहले बात देखो, हमें बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक आइडिया। और आइडिया का क्या चाहिए होता है? एक इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। मतलब सपोज कीजिए आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में एक आइडिया आया और आपने उस प्रोडक्ट को बना लिया, और बनाने के बाद आपने उसको सीधा मार्केट में उतार दिया, सपोज कीजिए। ठीक है। देखो, अब इस केस में आपको क्या होता है कि आपको चाहिए मार्केट में उतारने के लिए या तो फंडिंग चाहिए पहले से ही, चाहे वो आपके पास खुद से हो या फिर आप इन्वेस्टर से रेज करें। ठीक है। बट आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट तो हर चीज़ के लिए होती ही होती है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कोई कंपनी है, ठीक है, सपोज कीजिए ये एक कंपनी है विच इज़, इसका हम नाम रख देते हैं वाई टी कंपनी। ठीक है। वाई टी कंपनी, ये कंपनी है। ओके। और एक इन्वेस्टर्स हैं जो कि बहुत सारे हैं। ठीक है, एक नहीं बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है। सपोज के लिए एक शार्क टैंक का ही सेट है। ठीक है। और एक वाईटी कंपनी है। ठीक है। इनका एक प्रोडक्ट है और ये अपने प्रोडक्ट के बारे में पिच करने आए हैं। ओके। देखो, पिच क्या होता है? एक पिच, पिच से मतलब क्या है आपका? ठीक है। कोई भी एक फाउंडर आता है, ठीक है, को फाउंडर फाउंडर, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट के अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, उसके बेनिफिट प्रोवाइड करना, बताना, और कॉज बताना कि हाँ भाई ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके ये बेनिफिट है और ये इसका यूज यूज केस है। तो जो पिच होती है, पिच में ये सारी बातें होती हैं। पिच क्या होती है? एक तरीके से फर्स्ट इंप्रेशन। अब पिच है, ठीक है, पिच क्या करती है? आपको हेल्प करती है बेसिकली इन्वेस्टर्स को, ठीक है, आपकी जो भी ब्रांड है उसको समझने में। ठीक है। और इसके इससे पता है एक फ़ायदा सबसे मेन जो होता है पिच से, वो होता है कि जो फाउंडर है, ठीक है, वो उसे पता, उसके बारे में पता चलता है हमको कि भाई वो कॉन्फिडेंट है, अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, जो बोल रहा है वो कैसे बोल रहा है। ठीक है। ये सब चीज़ें एक बड़े लेवल पे जब जाओगे आप तो अब मैटर करती है। ठीक है। इन्वेस्टर्स को इससे बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पिच। ओके। अब देखो, पिच पे क्या होता है? पिच कौन करेगा? या तो कौन करेगा? जो हमारी वाईटी कंपनी है, इसे कौन करेगा? फाउंडर्स। फाउंडर्स भी कौन होता है? को फाउंडर्स और फाउंडर्स। अब किसी भी कंपनी के एक से ज़्यादा फाउंडर्स हो सकते हैं। किसी भी कंपनी को देखो, फाउंडर कौन होता है, ठीक है, और को फाउंडर कौन होता है। ओके। देखो, फाउंडर मतलब एक जिसके माइंड में, अगर वाईटी कंपनी है, ठीक है, तो इसका जो आइडिया आया है, ठीक है, इसका जो आइडिया आया है वो किसके माइंड में आया है? ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के। ठीक है। वो कौन है? उसका फाउंडर। और उससे साथ में जो पर्सन थे उसने बताया कि भाई ये मेरा आइडिया है, हम साथ में वर्क करते हैं। उन लोगों ने कहा भाई कि भाई हाँ, अच्छा आइडिया है, हम साथ में वर्क करते हैं। ओके। और इन्होंने एक इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया और ये यहाँ तक लेके आ गए हैं कंपनी को। ठीक है। तो दीज आर ऑल को फाउंडर्स। अब इनकी जॉब डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है कि कोई मैनेज कर रहा है, ऑपरेशंस देख रहा हो, ठीक है, कोई सोशल मीडिया देख रहा हो, ठीक है, कोई कुछ और देख रहा हो, ऐसा पर्टिकुलर वर्क हो सकता है। ओके। और देखो, सीईओ, एक होता है सीईओ, हु इज सीईओ इन कंपनी। ठीक है। देखो, सीईओ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी है, वाईटी कंपनी में मान लीजिए 4 फाउंडर हैं। ठीक है। तो उन 4 में से किसका डिसीजन टाइम पे चलेगा? उन 4 में से, ठीक है, अगर मान लीजिए 4 है, ठीक है, जो कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो 4 का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। ओके। तो किसी एक का डिसीजन तो जो मानेगा, सबका तो नहीं मान सकते क्योंकि बिजनेस है, कंपनी ऐसे नहीं चलती। तो सीईओ, इस चीज़ में कौन हेल्प करता है? हमारा बेसिकली सीईओ। कंपनी का जो भी सीईओ होता है, सीईओ मतलब एक माइंडेड पर्सन होता है, ठीक है, जिसको सारे जिसका डिसीजन एक फाइनल आउटपुट की तरह माना जाता है। ठीक है। होता है कंपनी का सीईओ। ओके। और सीईओ होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी के फाउंडर हो या फिर या आपका कंपनी का इनिशियल स्टेज सब कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप सीईओ अलग से भी हायर करते हैं लोग। अब आते हैं, देखो, फाउंडर आस्क। ठीक है। जब भी शो शार्क टैंक पे शो पे जाता है, ठीक है, अपनी पिच के बारे में बताने के बाद, ठीक है, वो फाउंडर्स क्या करते हैं? एक आस्क करते हैं। कैसी आस्क करते हैं? कि भाई हमें इतने रुपए चाहिए,
सपोज कीजिए वाईटी कंपनी ने मांगे 50 लाख रुपीस फॉर 2% इक्विटी, 2% इक्विटी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने अपनी कंपनी की जो वैल्यूएशन लगाई है वो कितनी लगाई है, 25 करोड़। देखो गाइस, वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसकी सेल्स के, ठीक है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू लगाते हैं कि हाँ भाई ये कंपनी एस्टिमेटेड इतना कर सकती है, ठीक है, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग एक वैल्यूएशन डिसाइड होती है कंपनी की, ठीक है, इससे ज़्यादा कंपनी की जो सेल्स वगैरह होती है उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं होती है, ठीक है, तो उसके बेस पे, ठीक है, कंपनी को एक पोस्ट, मतलब बेसिकली एक वैल्यूएशन वैल्यू दी जाती है कि हाँ भाई ये कंपनी का एक प्रोजेक्शन वैल्यू है वो इतना है। ओके, तो उस चीज को हम बोलते हैं वैल्यूएशन किसी भी कंपनी के लिए। ओके, अब देखो फाउंडर्स के वहां आस मालूम पड़ गया, ठीक है, अब फाउंडर आस में क्या बताएगा कि 50 लाख तो 100 रुपये चाहिए। अब वो 50 लाख रुपए किस पे चाहिए, या तो वो लेगा इक्विटी पे, किस पे लेगा, इक्विटी पे, या फिर वो लेगा डेप्ट पे। देखो मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स जो आते हैं ना किसी भी इन्वेस्टर के पास, वो कभी भी ज़्यादातर डेप्ट नहीं मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्ट एक सरदर होता है, ठीक है। इक्विटी का मतलब क्या होता है, एक स्टैक होल्डर। सपोज कीजिए कि वाईटी कंपनी गई इसके पास, ठीक है, वाईटी कंपनी गई इन्वेस्टर के पास कि भाई इन्वेस्टर जो है, भाई हमें पैसा दे दो, ठीक है, इतना आस कर सब कुछ कर दिया, ठीक है, इन्होंने कहा 2% के लिए। देखो, अब देखो कोई एक रुपये जब भी कोई मांगता है, ठीक है, और 2% 3% का क्या मतलब है। ओके, अगर आप देखते हो शार्क टैंक में भी देख रहे हो, अगर कोई हाई वैल्यूएशन का आता है तो फाउंडर्स कैसे जाते हैं कि भैया क्या मांग लिया इसने, ठीक है, इसका मतलब होता है वो डर इसलिए जाते हैं क्योंकि एक वहां तक पहुंचने के लिए, ठीक है, अगर मान लीजिए 25 लाख रुपए डाले हैं, ठीक है, तो उन्हें 2-3 साल होंगी वो लग जाएंगी कम से कम, ठीक है, अपने रुपए वापस लाने के लिए, अगर उनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है, जो उन्होंने एक प्रोजेक्शन दिखाया है उतनी नहीं हुई तो, ठीक है, तो तब तक पैसा रखना बेकार है, ठीक है, उनका पैसा मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, ठीक है, और हर कोई हो जाता है, कोई भी इन्वेस्टर होगा तो उसका यही रहता है इनिशियल स्टेज होगी, उसकी पता नहीं होता उसकी सेल वगैरह भी क्या है क्या नहीं है, किस अकॉर्डिंग उसने जो फाउंडर है उसने इतनी आस करी है। अब सपोज कीजिए इक्विटी पे मांग लिए 2%, तो 2% इक्विटी का मतलब क्या है कि जो अपनी कंपनी का अगर 100% है उसके पास, फाउंडर के पास, अभी ये कंपनी मान लीजिए टोटली बूट स्ट्रैप्ड है, ठीक है, बूट स्ट्रैप्ड। ओके, देखो बूट स्ट्रैप का मतलब क्या होता है पहले तो, ठीक है, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है ना, ठीक है, उसको पैसा चाहिए होता है, ठीक है, तो पैसे का चाहिए होने के बाद क्या होगा कि भाई कंपनी ने एक किसी भी कंपनी ने मतलब कहीं से किसी इन्वेस्टर से पैसा नहीं लगाया उठाया और अपनी इक्विटी डायरेक्ट नहीं करी है, ठीक है, बस अपने पास से अपनी जो सेविंग्स होती हैं, ठीक है, उसी को लगा के अपनी कंपनी को इतना बिल्डअप किया है, ठीक है, 0 से लेकर 1 तक आया है, ठीक है। देखो 0 से 1 का मतलब क्या होता है, आगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब हमारी इतना आस मालूम पड़ गई, हमें मालूम पड़ गया कि भाई फाउंडर्स को इन्वेस्टर को ये मालूम पड़ गया कि भाई फाउंडर की आस क्या है, उसने इक्विटी मांगी है, क्या मांगा है, उसकी सब कुछ मालूम पड़ गया, ठीक है। अब बात होती है देखो कंपनी के क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी किसके बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और जितनी भी चीज़ें हैं रिलेटेड उन सब के बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। हम सपोज करते हैं जो इन्वेस्टर है, ठीक है, वो एक ये है एक इन्वेस्टर, ठीक है, ओके, और ये है हमारा फाउंडर। ओके, अब देखो फाउंडर को क्या चाहिए, पैसा, ठीक है, इन्वेस्टर को क्या करना है, पैसा देना है और अपना रिटर्न लेना है, अपना पैसा बड़ा बनाना है। ओके, देखो अब फाउंडर क्या करेगा, इन्वेस्टर के पास गया है, उसने अपनी सारी आस रख दी, सब कुछ रख दिया है, ठीक है। अब इन्वेस्टर अपनी क्वेश्चनिंग स्टार्ट करेगा। क्वेश्चनिंग क्या, कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, वो क्या ऑफर कर रहा है, ओके, और जो कंपनी है वो कब स्टार्ट करी थी आपने, ठीक है, कैसे कैसे आपके माइंड में आइडिया आया, ठीक है, और ये सब क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं जिससे कि आप मतलब जो एक किसी भी प्रोडक्ट के पीछे, ठीक है, कोई कॉज हो, ठीक है, लाइक कोई अच्छा कॉज हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो उसमें एक इमोशंस वाला अटैचमेंट भी साथ में हो सके, ठीक है, और एक प्रॉपरली जज करा जा सके आइडिया को, प्रोडक्ट को, ठीक है। तो भाई ये प्रोडक्ट है, इसने मांगा कि भाई इसने क्वेश्चन स्टार्ट किया कि आपका प्रोडक्ट क्या है, ओके, तो जो फाउंडर है उसने बोला कि भाई हमारा प्रोडक्ट है एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डाई बनाता है, ठीक है, सपोज कीजिए डाई बनाता है, ओके, जो हेयर डाई है, ठीक है, और इसका खासियत ये है कि आपको इससे बस डायरेक्ट पानी में घोल के डायरेक्ट में बालों में लगाना है, ठीक है, बस आपके बाल काले वाले हो जाएंगे, ठीक है, सपोज कीजिए, ओके, फाउंडर को प्रोडक्ट अच्छा लगा मान लीजिए, ठीक है, तो अब जो प्रोडक्ट है उसके बारे में उसकी डिसाइड होगी क्या चीज़, जो प्रोडक्ट है वो उसने ऑफर क्या किया है, एक जो वैल्यू ऑफर कर रहा है प्रोडक्ट वो अच्छा है कि नहीं है,
ठीक है। सपोज कीजिए डाई है, ये इसकी कोई ज़रूरत है कि भी नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। इसके प्रमोशंस के बारे में, ठीक है। और एक जो बेसिकली 4 पी बहुत मैटर करते हैं इस चीज़ में, ठीक है। एक होता है प्राइसिंग, ठीक है, और एक होता है प्रमोशंस, एक होता है प्लेस, और एक होता है जो प्रोडक्ट जो ऑफर क्या कर रहा है, ठीक है। तो हमें मालूम पड़ गया हमारा प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है, डाई ऑफर कर रहा है हमें, ओके। तो अब डाई ऑफर कर गया, हमें मालूम पड़ गया इसकी प्राइसिंग कितनी है, ये हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। कि भाई हमारा उसने बोला कि भाई हमारा 500 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक डाई के लिए कोई भी 500 रुपये तो नहीं देगा, तो इसका मतलब क्या है, जो प्राइसिंग है वो उसकी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें ना प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए, ओके। ऐसी प्रमोशंस, प्रमोशन कैसे और कहाँ किए जा रहे हैं वो चीज़, ठीक है। और एक प्लेस, प्लेस का मतलब ये जो ये जो प्लेस है, बेसिकली प्लेस मतलब कहाँ किया जा रहा है, जो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट डाई है, ठीक है। डाई ऐसी जगह पे प्रमोट करी जा रही है जहाँ पे सारे लोग, मान लीजिए सपोज कीजिए, जिनके हेड सर पे बाल ही नहीं है, तो उस प्रोडक्ट का कोई मतलब है, उस जगह का मतलब है कोई भी प्रमोशन करने का, नहीं, कोई फायदा नहीं है उनका। तो इसीलिए प्लेस भी मैटर करता है कि कहाँ उसका प्रमोशन किया जा रहा है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर होता है वो क्या पूछता है अभी आपसे कि इसका आपको मार्केट साइज पता है, आपने मार्केट के बारे में रिसर्च कर रखी है, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है एंड जो भी नीड है वो सारी चीज़ें। फाउंडर कहेगा कि मैंने रिसर्च कर रखी है, ठीक है, ये नीड है, हमने उसी के अकॉर्डिंग ये डाई बनाई है, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस थी उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमने मार्केट में रिसर्च कर रखी है कि हाँ भाई ये कंज्यूमर को क्या है चाहिए, क्या है नहीं चाहिए, जो पहले जो प्रोडक्ट आ रहे थे उनमें क्या कमी थी और हमारे में क्या अच्छा है, ठीक है। अब देखो डाई मालूम पड़ गया इन्वेस्टर को, और इसने बता दिया फाउंडर ने कि भाई ये क्या प्रोडक्ट है, कैसा क्या है, ठीक है। तो एक होता है टारगेट मार्केट साइज, ठीक है, टारगेट मार्केट क्या है बेसिकली, ठीक है। हमें मालूम पड़ गया टारगेट मार्केट कौन सी है, डाई हेयर प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो हमें हेयर का मालूम पड़ गया, चलो सपोज कीजिए हेयर की मार्केट इंडिया में, सपोज कीजिए जस्ट एक वैल्यू 100,000 करोड़ की है, ठीक है। एक नंबर है 100,000 करोड़ इसकी है, ओके। तो इसमें भी कौन सी हमारा मार्केट साइज कितना है, डाई का कितना है, सपोज कीजिए वो डाई का मार्केट सिर्फ 1 लाख का है, 1 लाख करोड़ का है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 लाख करोड़ से हमारी, अब जो हमें बाकी से कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है हमारे 1 लाख करोड़ के मार्केट से, क्योंकि यहाँ तो हमारा प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं रहा। एक होता है इंक्रीजिंग फैक्टर कि डे वाइज जो आपका प्रोडक्ट है, जो मार्केट है साइज है, वो कितना बढ़ रहा है। अगर आपका डे बाई डे मार्केट साइज जो डाई का है वो अगर 10% बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका मतलब डे बाई डे नहीं, हर साल बढ़ रहा है, ठीक है। तो हर साल इसकी वैल्यू भी ज़्यादा होती जाएगी, मतलब आपके लिए भी बेनिफिट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपको एक नया मार्केट साइज मिल जाएगा, आपकी ऑडियंस बढ़ेगी, आपका प्रोडक्ट की और ज़्यादा बिक्री होगी, ठीक है। यही चीज़, अब मार्केट साइज वाले बढ़ गया। अब एक तो ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। देखो ब्रांड अवेयरनेस कितनी है, अगर डाई है, ठीक है, डाई तो अभी तो बहुत चलती आ रही है मार्केट में, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कैप्चर है डाई, ओके। बट जो डाई की मार्केट है, बेसिकली हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल है, ठीक है, क्योंकि हमारा 5 मिनट में काम कर देता है, और हमारा बाल जो बाल से बाल काले करता है, और बाकी को जो स्किन है उसको नहीं छोड़ता, ठीक है। तो इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाना होता है हमें कि भाई लोगों को पता चलेगा तभी तो बात बनेगी, ठीक है। अवेयरनेस भी कैसे, आप प्रमोशन तो कर दोगे तो लोग आपकी वेबसाइट पर तो आ जाएंगे, बट उन्हें सही से पता ही नहीं है प्रोडक्ट है क्या आपका, तो वो बात कैसे बनेगी, ठीक है। आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बढ़ता रहेगा, बट आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ का, ओके। तो इसलिए हमारा जो ब्रांड अवेयरनेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अब देखो हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे पास भैया डाई है, सब काम है, ठीक है। अब देखो डाई में भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, या सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो कंपनी खड़ी नहीं होती पूरी पूरी, ठीक है। तो हमारे कुछ एसक्यूज होते हैं, एसक्यूज का मतलब कि और ज़्यादा कितने आपके टाइप्स हैं आपके पास जिन पर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है। एसक्यूज आपके पास कितने सारे हैं, ओके। अब मान लीजिए मेरे पास डाई के रिलेटेड ही 5 साइज के कलर हैं, ठीक है। एक ब्राउन है, ठीक है, एक ब्राउन है, एक ब्लैक है, एक ग्रे है, एक वाइट है, और एक पर्पल है, ठीक है। और मुझे मालूम पड़ जाएगा कि भाई मेरा जो ब्लैक है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ओके। और जो मेरा बहुत इतना अच्छा बिक रहा है कि बाकी सारे प्रोडक्ट को उसने पीछे छोड़ दिया, ठीक है। बट ये भी कहीं ना कहीं मार्केट में बिकते हैं, तो इसलिए इन्हें रख रखा है हमने, ओके। तो ये क्या हो गया अपना जो जो ब्लैक वाला है, विच इज़ कैटेगरी किलर, हम इसे क्या बोलते हैं, कैटेगरी किलर, ठीक है। अब देखो अब ये क्या डिपेंड करता है, देखो एक चीज़ पूछता है इन्वेस्टर कि भाई आपका प्रोडक्ट हमें समझ में आ गया, सब कुछ पता चल गया क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और बताओ आपका प्रोडक्ट बिकता कहाँ है सबसे ज़्यादा, ऑफलाइन बिकता है या ऑनलाइन बिकता है, ठीक है, मार्केट प्लेसेस पे बिकता है। तो फाउंडर बताएगा भाई कि मेरा प्रोडक्ट जो है मार्केट प्लेस पे बिकता है मेरा प्रोडक्ट, ओके। मार्केट प्लेस लाइक जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और हमारी खुद की ऑन वेबसाइट पे बिकता है,
ठीक है? और बहुत सारे और भी मार्केट प्लेटफ़ॉर्म है, उन सब पर बिकता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है? या फिर और साथ में हमारा प्रोडक्ट ऑफ़लाइन भी है, आप काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं इसे और बहुत सारी सिटीज़ में भी अवेलेबल है। आप ये सब चीज़ें डिटेल्स उस टाइम पे फाउंडर आपको इन्वेस्टर को बताएगा, ठीक है? अब सपोज़ कीजिए कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है? वो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पे बिकता है, ठीक है? तो ई-कॉमर्स का मतलब पता है ना आपको? ई-कॉमर्स का मतलब होता है कि जो अमेज़न, फ्लिपकार्ट साइट है, ठीक है? जो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट्स को बेचती हैं, ठीक है? जहाँ पे ऑडियंस अच्छी खासी है, हम वहाँ पे उसे बेच रहे हैं और अपनी साथ में ऑन वेबसाइट पे भी बेच रहे हैं, ओके? अब देखो एक चीज़ आती है कि जो आपकी वेबसाइट एक होता है रेशियो, ठीक है? मार्केट प्लेस का रेशियो कितना है और उसका रेशियो कितना है कस्टमर का, मतलब क्या बोलते हैं आपकी ऑन वेबसाइट का या ऑफलाइन का रेशियो कितना है, ऑफलाइन ऑनलाइन का रेशियो, ठीक है? सपोज कीजिए ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन है, ठीक है? तो ऑफलाइन का रेशियो बोला आपने 50% ऑफलाइन है, 50% ऑनलाइन है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपका प्रोडक्ट दोनों तरफ से खरीदना है लोगों का, ठीक है? आपको कहाँ ध्यान देना है, आपको कौन नहीं, आपको दोनों तरफ ही इक्वल ध्यान देना है। अगर मान लीजिए ये 60 होता, ठीक है, या फिर ये 70 होता या ये 30 होता, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल ऑनलाइन ज़्यादा है, ऑफलाइन पे थोड़ा आप कम भी ध्यान देंगे तो चलिए, आपको इंक्रीज यहीं करना चाहिए ज़्यादा ध्यान, ठीक है? तो इस समय ये डिसाइड होता है, मालूम पड़ता है। अब आता है देखो B2B और B2C, ये दो टर्म आती है, ओके? B2B और B2C। देखो B2C और B2B का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, ओके? कोई भी कंपनी, ठीक है, कंपनी टू कंपनी डील कर रही है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं B2B। अगर मान लीजिए फंड है, ये जो फाउंडर है हमारा, ये कहता है कि भाई हमारा डाई है, ठीक है, हम डायरेक्ट कंपनी टू कंपनी को सप्लाई करते हैं, किसी भी कंपनी को, और अदर कंपनी अपना लोगो लगा के बेचती है, ठीक है? तो ये क्या होगा? B2B बिजनेस, ओके? और ये क्या है? B2C, मतलब आप डायरेक्ट बिजनेस कंज्यूमर को बेचा जा रहा है कि भाई हमारी वेबसाइट है, यहाँ से हम डायरेक्ट किसको बेचते हैं, ग्राहक आएगा और हमारे पास से ले जाएगा, हम उसे ऑनलाइन डिलीवरी कर देंगे, ओके? तो दिस इज कॉल्ड B2C। और कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी है, डाई है, ठीक है, ये दोनों ही हो सकती है, B2B भी हो सकती है साथ में और B2BC भी हो सकती है, ठीक है? अब ये कि अब इन्वेस्टर क्या पूछेगा, आपका फोकस कहाँ है, B2B या B2C, और B2B या B2C का रेशियो कितना है? अगर आपने कहा कि भाई B2B का रेशियो मेरा ओनली 20% है, ठीक है, और B2C का रेशियो मेरा 80% है, तो इन्वेस्टर क्या बोलेगा भाई आपसे कि भाई B2B में तो धंधा ही नहीं है आपका। अगर 80% धंधा आपका, बिजनेस आपका उससे आ रहा है B2C से, तो आप B2B को फोकस ही मत करिए। क्यों उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना? आप वहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, पर उसका आपको रिजल्ट इतना है नहीं। तो फाउंडर क्या करे, सलाह देगा आपको, या इन्वेस्टर क्या सलाह देगा आपको बेसिकली, कि आप B2C पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है? और आपके बिजनेस को उस तरह से एग्जामिन करके पूरा सोचेगा, ठीक है? अब वो बाद में पूछेगा भाई, फाउंडर जब सपोज से मानने पड़ेगा भाई B2C है, B2B है, क्या नहीं है, ठीक है? तो पूछेगा भाई आपका बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है? बिजनेस मॉडल का कंपनी का, आपको प्रॉफिट कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, ओके? और आप प्रोडक्ट को रिलेशन कैसे मेंटेन करते हैं, आउटसोर्सिंग करते हैं या प्रोडक्ट की क्या करते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है कि फाउंडर, इन्वेस्टर आपसे पूछा है कि आपका जो फाउंडर है, ठीक है, वो आप ये बताइए कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है? तो बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आप अर्न कैसे करेंगे, पेमेंट पैसा आप अर्न कैसे करेंगे, और उसको जो इन्वेस्टर है उसको उसका पैसा रिटर्न कैसे होगा। आपका अर्न करने का मॉडल, आपका प्रॉफिट बनाने का मॉडल क्या है, ठीक है? तो ये जो होता है इसे बोलते हैं बिजनेस मॉडल, ओके? अब एक टर्म आती है वो क्या बोलते हैं, रिलेशन टू कस्टमर। एक फाउंडर जो डाई वाला है, ठीक है, इफ कोई इश्यू है या कुछ भी है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट में इश्यू है, कुछ भी है, ठीक है, तो रिलेशन जो कस्टमर से रिलेशन बनाना बहुत मेंटर होता है। अगर हमारा डाई का प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें तो कोई वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, आपको मेल करेगा या कुछ भी करेगा, ठीक है, बट कोई अदर प्रोडक्ट है जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ठीक है, तो अगर कस्टमर ने आपको मेल किया कि भाई आपके प्रोडक्ट में ये इश्यू आ रहा है, ठीक है, तो आपने उसके प्रोडक्ट को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, या फिर आपने उसको क्या बोलते हैं नया प्रोडक्ट ही दे दिया है कुछ, तो मतलब बेसिकली आपने रिलेशन कैसे बना के रखा कस्टमर के साथ में, ओके? तो इसे हम बोलते हैं रिलेशन विद कस्टमर। और आउटसोर्सिंग का मतलब देखो क्या होता है। अब देखो डाई है, ठीक है, अब आपने फाउंडर ने बताया कि भाई डाई का ऐसा सीन है, इन्वेस्टर सब समझ गया, ठीक है? अब इन्वेस्टर पूछता है कि आप इस प्रोडक्ट को बनाते कहाँ हो, इसकी फैक्ट्री क्या है, क्या नहीं है, ठीक है? तो आपने जवाब किया हम इसको बनाते नहीं है, इसकी आउटसोर्सिंग करते हैं, ये कहीं और से आ रहा है हमारे पास, ओके? तो आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि कहीं और से प्रोडक्ट को आना, ठीक है, और अपना लोगो लगा के कंपनी का उस माल को आगे की तरह सप्लाई करना। जैसे कि बहुत सारे टॉयज आते हैं, ओके, जो कि चाइना से बन के आते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट कंपनी अपना अपना लोगो लगा के बेचती है, ठीक है? आपको पता चाइना इस चीज़ का बहुत बड़ा मार्केट है, ओके? दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग, ओके? अब देखो सेल्स आस्किंग, ठीक है, मतलब बेसिकली
क्या होता है, एक टर्म आती है, ठीक है। अब इन्वेस्टर को सारी चीज़ें मालूम पड़ के अब इन्वेस्टर क्या पूछेगा कि भाई आपकी सेल कितनी है, ठीक है, आप अपनी सेल बताइए, ठीक है। अब ये कहता है कि भाई हमारा फाउंडर कहता है कि भाई हमने 1 करोड़ रुपया, ठीक है, हमारा लास्ट मतलब साल का मतलब रेवेन्यू है, 1 करोड़ रुपये सेल है हमारी साल की, ओके, 1 करोड़ रुपया साल की सेल है। अब वो पूछेगा इस साल की सेल चलो इतनी है, लास्ट ईयर की आपकी सेल कितनी है, ओके, तो बताएगा लास्ट ईयर की सेल हमारी 80 लाख थी, उससे पहले कितनी है, तो वो कहेगा 60 लाख थी करीब, ठीक है। तो मतलब मंथ एंड मंथ ग्रोथ हुआ, पहले 60 लाख मतलब 20-20 लाख का करीब ग्रोथ हो रही है, ओके। तो ये क्या है, एक ग्रोइंग बिजनेस है, ओके। अब सपोज कीजिए, ठीक है, अब हमें आने पड़ गए सेल कितनी है, ओके। अब देखो जो क्या बोलते हैं, अब होती है एक टर्म आती है नेट सेल कितनी है, ठीक है, नेट सेल। देखो नेट सेल का मतलब क्या होता है कि जो कंपनी का बेसिकली जो रिटर्न्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और डिस्काउंट वगैरह हटा के जो सेल बचती है उसे हम बोलते हैं नेट सेल, ओके। आपने देखा होगा बहुत बार पूछते हैं रेवेन्यू कितना है, सेल कितना है, नेट सेल कितना है, तो दिस इज द थिंग, ओके। और अब देखो सेल नेट सेल मानने पड़ गया क्या होती है डिस्काउंट वगैरह के बाद, और सेल क्या होती है, इट्स अ डिफरेंट थिंग ना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सेल का मतलब होता है कि कोई भी कंपनी जो है, ठीक है, अपनी सर्विस और उन सबको बेच के कस्टमर से डायरेक्ट जितना पैसा कमाती है, विच इज कॉल्ड सेल। ग्रॉस सेल रेवेन्यू और क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों एक ही चीज़ होती है, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है हम देखते हैं, ओके। सपोज कीजिए ये आपका प्रोडक्ट है, ओके, इसी हम एक बात है यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आपने कहा भाई हमारा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो 100 रुपये में आपने कहा कि भाई मेरे 20 रुपये मेकिंग कॉस्ट है, 20 रुपये मेकिंग कॉस्ट है। आपने कहा भाई 10 रुपये, ठीक है, मेरी पैकेजिंग कॉस्ट है, मतलब 30 रुपये में आपका प्रोडक्ट बनकर रेडी हो गया, ओके। तो अब जो 30 रुपये का 70 रुपये बचा बेसिकली आपका, तो ये क्या आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है, ओके। अब देखो 70 रुपये तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रोस सेल्स रेवेन्यू, ओके, ये हमारा आ गया, ओके। अब देखो ग्रॉस मारने पड़ेगा, अब देखो ग्रॉस में कहते हैं हमारा होता है नेट मार्जिन, ठीक है, नेट मार्जिन और प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो देखो इससे मारने पड़ेगा। अब इसके बाद वो 70 रुपये में हमारा क्या होगा, कंपनी की क्या होंगी, वो भी होंगी, लॉजिस्टिक भी होगा प्रोडक्ट को डिलीवर करने का, ठीक है। उसके अलावा जो सैलरी वगैरह होंगी वो सब भी होंगी हमारे पास, ठीक है। अगर वो भी 10 रुपये है, ठीक है, सैलरी 20 रुपये लगा लो, ठीक है। तो ऐसा करके हमारे पास 10-20 रुपये बचा, ठीक है। तो जो हमारा 10-20 रुपये जो बचा है हमारा, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और मार्जिन, ठीक है। अब देखो एक और टर्म आती है इसी में एबिटा, एबिटा, ठीक है। देखो इसकी मतलब होती है कि जो अर्निंग है आपकी, ठीक है, जो बेसिकली जो अर्निंग आप जो बिफोर जो इंटरेस्ट और टैक्सेस वगैरह के बाद जो आपकी अर्निंग बचती है उसे हम बोलते हैं एबिटा। देखो एबिटा दोनों हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है एबिटा, ठीक है। अब एबिटा नेगेटिव का मतलब क्या है कि आप लॉस कर रहे हो, और एबिटा प्रॉफिट का मतलब क्या है कि भाई आप कंपनी जो आपकी प्रॉफिटेबल है। अब होता है एक बर्न बर्न का मतलब क्या होता है कि भाई आप लॉस में हो, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 10 लाख की सेल कर रहे हो और आपने कहा भाई मैं 1 लाख लॉस में हूँ, ठीक है, मतलब जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्टिंग थी और जो सब कुछ था, ठीक है, आपका एक्स्ट्रा ही जा रहा है आपकी अर्निंग से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है आपका 1 लाख रुपए बर्न हो रहा है, ठीक है, पर मंथ, यानी कि आप साल में कितना बर्न करोगे, 12 लाख, ठीक है। अब आपको प्रॉफिटेबल आने के लिए, ठीक है, आपको उसी अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे इन सब चीज़ों की कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ठीक है, और यहाँ हाई करना पड़ेगा, ओके, ग्रॉस मार्जिन और नेट प्रॉफिट हाई करना पड़ेगा, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम बाद एक ब्रेक इवन पे आओगे। ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि भाई एक साल तो हमारा 12 लाख लॉस हो गया, ठीक है, तो अगली साल हमने क्या किया, 12 लाख का प्रॉफिट भी कर लिया, ठीक है, अपनी जो प्रॉब्लम थी बिजनेस में उसको समझा और उसके बाद 12 लाख का प्रॉफिट और कर लिया, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम ब्रेक इवन, ओके, इसे बोलते हैं हम ब्रेक इवन करना, ओके। और अगर मान लीजिए 12 के हम 13 लाख कर दिया तो इसका मतलब हम प्रॉफिट में आए हैं, ठीक है, बट कितना लेस प्रॉफिट है, ज़्यादा नहीं है, लेस है। अब बात करते हैं नेट लॉस की। देखो नेट लॉस क्या होता है, नेट लॉस का मतलब क्या होता है, देखो आपने, ठीक है, 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट बेचा, ठीक है, 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का माल बेचा, ठीक है, और उसमें अर्न तो किया नहीं कुछ भी, ठीक है, 1 लाख रुपए चला और गया, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, तो हमें समझ में आ गया बर्न था,
ठीक है। इससे ये क्या है, यही साथ में क्या है, आपका नेट लॉस है। ठीक है। अब देखो एक आता है कि भाई अब कस्टमर क्या पूछेगा, ये समझ मतलब जो हमारा इन्वेस्टर है उसे समझ में आ गया कि भाई आपका क्या सीन चल रहा है, कैसे कैसे आप पैसा मतलब बर्न कर रहे हो, कैसे कमा रहे हो, क्या सीन चल रहा है, उसे समझ में आ गया। ठीक है। अब वो पूछेगा भाई आप पैसा मतलब ये आप ला कहाँ से रहे हो। आप जो आपने कहा है कि भाई हमारे कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास प्रोडक्ट खरीदे, कस्टमर कहाँ से आ रहा है। ठीक है। तो आप जवाब दोगे भैया हम मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की। ठीक है, क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। और एक होता है देखो ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक का मतलब है कि भाई आप बिल्कुल भी वो ट्रैफिक जो कि आपके डायरेक्ट आया है, ठीक है, और आपने उसके लिए कोई भी मार्केटिंग का स्पेंड नहीं किया है, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक। ठीक है। और ये जो हमारा मार्केटिंग वाला है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने गूगल एड्स, ठीक है, और एसईओ और इसके थ्रू कई सारे वो क्या एड्स वगैरह और कैंपेन चलाए हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट पे क्या आया है, ट्रैफिक आया है। और ट्रैफिक आके क्या हुआ है आपको मतलब वेबसाइट पर, और उसने कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट को आपको परचेज किया है। ओके। और देखो मार्केटिंग करने के लिए पैसा लगता है। ठीक है। और आपने जितना पैसा मार्केटिंग पे खर्च किया तो उसे बोलते हैं हम मार्केटिंग स्पेंड। ओके। अच्छा एक और चीज़ देखो, कन्वर्जन। अगर सपोज कीजिए कि आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, ये आपने ऐड लगाया, ठीक है, ऐड के बाद आपकी वेबसाइट पे क्या आया, ट्रैफिक आ गया। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 50,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, 50,000 रुपये लगाए थे, ठीक है, और उसके बाद आपको करीब क्या बोलते हैं 10,000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो कन्वर्जन रेट हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, 10,000 लोग ही आए बेसिकली। ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए 10,000 लोगों में आ तो गए वेबसाइट पे। ठीक है। तो आपका कितना हुआ, मतलब 10,000 लोगों में से सिर्फ 50 लोगों ने आपका खरीदा। ठीक है। तो 50 का डिवाइड कीजिए आप यहाँ पे। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो कितना हुआ, 1,000 रुपये हो गया। मतलब इतना ज़्यादा, 1,000 रुपये, और आपका सपोज कीजिए प्रोडक्ट था वही 500 रुपये का था, तो आप कितना ज़्यादा लॉस में चले गए। तो इसका मतलब क्या, आपकी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है यानी खराब है। ओके। आपको थोड़ा और चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने ऐड और कैंपेन्स वगैरह में। ठीक है। और देखो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कितना आया वो कन्वर्जन हो गया हमारा। ठीक है। और कितनों ने लिया वो उसे बोलते हैं कैक। कैक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ठीक है। कस्टमर को आपकी वेबसाइट पर मतलब लाने के लिए कितना उसने स्पेंड किया, मतलब आपने कितना स्पेंड किया अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कस्टमर जो खरीद सके, आपने कितना इन्वेस्ट किया, उसे बोलते हैं कैक। ओके। अब एक और नाम आती है यूएसपी। ठीक है। अब वो पूछेगा भाई इतना सब समझ में आ गया, भाई ये बता अब तेरे प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है, कुछ खास तो होगा तेरे प्रोडक्ट में, कुछ जो मेन तेरा प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है। ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक तो होगा कैटेगरी किलर। ठीक है। और चीज वही चीज़ आती है यूएसपी। ठीक है। यूएसपी का मतलब बेसिकली यही है हमारा कि भाई जो तेरा मेन प्रोडक्ट है, मेन यूएसपी क्या है तेरा, और जो तेरा प्रोडक्ट है बेसिकली उसको कोई भी कस्टमर आकर खरीदेगा, ऐसा क्या है तेरे प्रोडक्ट में। ठीक है। और यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा क्यों बिक रहा है। ठीक है। तो इस टाइप के सवाल इन्वेस्टर करेगा फाउंडर से। ओके। तो इसको कहते हैं बेसिकली यूएसपी। जो प्रोडक्ट है हमारा बताएगा फाउंडर कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरा सबसे ज़्यादा बिकता है। ठीक है। और ये हमारे इस प्रोडक्ट की यूएसपी है। ठीक है। ये प्रोडक्ट कहीं और नहीं मिलता, सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलता है, तो इसे बोलते हैं हम यूएसपी। ठीक है। अब एक देखो मार्केटिंग समझा था हमने। ठीक है। अब होता है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ओके। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए कि भाई आपने 1,000 रुपये का प्रोडक्ट अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर रखा है। ओके। और उसको आप बेच रहे हो अब कितने में, मतलब आप बेच रहे हो वेबसाइट पे 700 रुपये में, और आपने क्या किया 300 रुपये तो ऑफ कर दिया, मतलब 200 रुपये तो आपने वैसा अलग से ऑफ दे दिया। ठीक है। और 100 रुपये आपने कूपन कोड के थ्रू ऑफ दे दिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट 1,000 के बाद कितने का रखा, 800 का, और 100 रुपये का आपने कूपन कोड और दे दिया, तो मतलब कितना का बच गया आपका प्रोडक्ट, करीब ओनली 700 रुपये का। ठीक है। तो देखो आपने तो कुछ नहीं किया, तो आपका तो प्रोडक्ट अगर सपोज कीजिए आपका जो प्रोडक्ट डायरेक्ट मिल रहा था बन रहा था आपके वो सिर्फ 100 रुपये ही है। ठीक है। आपने कस्टमर को बस ऐसा शो किया कि भाई आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा है, मतलब इतना का है, ठीक है, आपको इतना कम में मिल रहा है। ओके। कस्टमर क्या कहेगा, उसके मन में एक आता है फियर ऑफ लूज। ठीक है। ये जो लूज होता है ना, ये फियर होता है ना लूज करने की, भाई यार अभी डिस्काउंट है, इतने टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ले ही लेता हूँ। ठीक है। तो इस टाइप की हम चीज़ों को बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। कि आप कौन कौन सी, एक तो मार्केटिंग कैसी कैसी कौन कौन सी मार्केटिंग कर रहे हो, लाइक एसईओ कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, और कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बीच में डिस्काउंट क्या दे रहे हो,
ठीक है, इस टाइप की क्या है स्ट्रेटेजी लगा रहे हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। अब देखो एक चीज आती है फिक्स कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। मतलब बेसिकली दो चीज़ें होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, आपने उसकी कॉस्ट फिक्स रख दी है, ठीक है भाई, ये 50 रुपये है, ठीक है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। आपका जैसे जो मंथली रेंट है, ठीक है, कंपनी जा वो भी सेम अमाउंट करती है पे, ठीक है, मतलब बेसिकली उन्हें फिक्स अमाउंट है वो पे होगा, ओके, इसे बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। और एक आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है गाइस कि जो कॉस्ट है बेसिकली, ठीक है, वो ऊपर नीचे रहती है, वो फिक्स नहीं है, ठीक है। ये दो टर्म और आती हैं, ओके। अब एक और चीज़ आती है देखो कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो सपोज लीजिए कि कैश फ्लो जो मनी है आपका, ठीक है, वो क्या हो रहा है बिजनेस में आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, एक गिवन पीरियड में, ओके, तो उसे बोलते हैं हम कैश फ्लो, ओके। और देखो कैश इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि जो मतलब इनका मतलब होता है कि भाई आपका जो कैश मतलब जो अमाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है, और आउटफ्लोज का मतलब होता है जो आपका डेबिट हुआ, ठीक है। और देखो ये कैश फ्लो होता कहाँ खर्चे ऑपरेटिंग में, ऑपरेशन में बेसिकली, ठीक है, और किस में इन्वेस्टिंग में, ओके, जैसे कि फाइनेंसिंग में, लाइक रेंट वगैरह एंड ऑल, ये हमारे किस में आते हैं सब कैश फ्लो में, ओके। और कैश फ्लो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि ये एक मेथड होता है बेसिकली, जो कि हमारी बेसिकली जो प्रोडक्ट फ्यूचर नीड है ना उस कैश को, ठीक है, उसको ट्रैक करके बेसिकली हम सोच देखते हैं, ओके, तो उसे बोलते हैं कैश फ्लो कंट्रोल, ओके। अब एक टर्म और आती है लिक्विडिटी, ओके। अब इन्वेस्टर के पूछेगा भाई लिक्विडिटी के बारे में, ये लिक्विडिटी क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब जैसे लिक्विडिटी का मतलब है कि भाई आपके उसमें जो मनी है बैंक में, ओके, जो बैंक की मनी है, बैंक में मतलब मनी अवेलेबल है, वो सफिशिएंट है कि नहीं है भैया आपके आगे के जो बिल्स वगैरह हैं उनको पे करने के लिए टाइम पे, ओके, तो इसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी, ओके। अब देखो एक चीज़ और होती है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल, ओके। कैपिटल का मतलब होता है कि बेसिकली जो फाउंडर है बेसिकली जी, ठीक है, उसने अब तक अपना कितना पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया है बिजनेस में, तो उसे बोलते हैं हम कैपिटल, कितना कैपिटल अवेलेबल है कितना नहीं है एंड ऑल, ठीक है। और देखो करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का मतलब होता है, करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है कि भाई एक डेप्ट है, सपोज कीजिए आपके पास कोई डेप्ट है, ओके, जो कि 12 महीने में कहीं आपको पे करना है, ठीक है। डेप्ट मतलब जो आपने लिया था कभी इन्वेस्टमेंट से लिया था या फिर आपने किसी बैंक वगैरह से जो डेप्ट लेके आपने कंपनी स्टार्ट करी है एंड ऑल, ठीक है, तो सब बोलते हैं करंट लाइबिलिटी, मतलब अभी आपकी कौन सी लाइबिलिटी ऊपर है बेसिकली आपको डेप्ट पे करना है क्या चीज़, ठीक है। अब एक टर्म आती है देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इतना कुछ हो गया तो फाउंडर क्या बोलेगा भाई कि भाई ये बता रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा हमारा, ठीक है, मतलब वो ये सोचेगा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब फाउंडर को समझ में आ गया कि भाई बिजनेस क्या है, इसका क्या क्या सीन है, कितना बर्न है कितना नहीं है बर्न, और कितना क्या चल रहा है, वो सब फाउंडर समझ जाएगा, फाउंडर नहीं इन्वेस्टर समझ जाएगा, उसे समझ में आ चुका है, ठीक है। तो अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सपोज कीजिए अगर जो आज के अकॉर्डिंग 50 लाख रुपए आज इन्वेस्टर दे देता है, लगा देता है, ठीक है, तो उसे वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट मतलब कितना इन्वेस्ट रिटर्न मिलेगा और कितने टाइम में मिलेगा, ठीक है, तो उस चीज को बोलते हैं हम ROI, रोई, रोई मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके। और एक टर्म आती है एग्जिट। एक टाइम बाद जैसे फाउंडर जो भी इन्वेस्टर होता है, ठीक है, वो जब फंड देता है किसी भी उसको फंड क्या बोलते हैं कंपनी को, ठीक है, जब उसके पैसे पूरे बन जाते हैं, ठीक है, उसे लगता है कि भाई उसने हमारे सपोज कि 10 लाख डाले और 1 लाख वो 1 करोड़ निकाल लिए, ठीक है, और वहां से कंपनी से क्या ले लिया एग्जिट ले लिया कि भाई तुम्हारा काम भी हो गया, मेरे पैसे भी बन गए, ठीक है, मुझे इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी मिल गया, ठीक है, और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है, इसे बोलते हैं हम एग्जिट लेना, फाउंडर वो इन्वेस्टर का एग्जिट लेना। अब देखो एक और चीज आती है, एक होता है इक्विटी स्प्लिट और स्टेक होल्डर, ठीक है। एक टर्म ये आती है, अगर सपोज कीजिए अब ये पूछता है बेसिकली फाउंडर मतलब इन्वेस्टर ये पूछता है कि भाई आपके पहले भी कोई वो रहे हुए हैं क्या बोलते हैं इन्वेस्टर रहे हुए हैं या फिर आपके बीच की क्या बोलते हैं इक्विटी स्प्लिटिंग क्या है, ठीक है। आपने कहा भाई हम 4 फाउंडर हैं, ठीक है, हमारे बीच की इक्विटी स्प्लिट 50% है, ठीक है, मेरी 50 है बाकी इन सबकी 50 का डिवाइडेड कर लो 3 में तो उतना उतना है, ठीक है, 1/3 1/3 बाकी की 1/3 है, ठीक है, मतलब 50/3 कर लीजिए, 50/3 करके है इन सब की, ओके। तो अब ये फाउंडर वो इन्वेस्टर क्या कहेगा कि भाई यार इन सब की इतनी कम क्यों है, ठीक है, जबकि ये भी सेम काम कर रहे हैं तेरे इतना,
तो यहाँ पर ना कुछ क्वेश्चन वो हो जाते हैं जनरेट, ठीक है, इन्वेस्टर के लिए कि भाई ये बंदा कैसा है क्या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके मालूम पड़ती है कि आप कहीं भी पैसा डाल रहे हो तो फाउंडर बहुत सारी चीज़ों का देख के उसका पैसा डालता है, ठीक है। इक्विटी स्प्लिटिंग ऐसे होती है, ठीक है, कि भाई अपने वर्क के अकॉर्डिंग। तो अगर मान लीजिए कंपनी टोटली बूट स्ट्रैप्ड है, ठीक है, तो सारी इक्विटी किसके पास है? फाउंडर्स के पास, ठीक है। सारी इक्विटी किसके पास? फाउंडर के पास। मतलब कंपनी पूरी टोटली बूट स्ट्रैप्ड है और फाउंडर कभी भी अपनी इन्वेस्ट वो जो क्या बोलते हैं इक्विटी है उसको डाइल्यूट कर सकते हैं कभी भी, ओके। तो आप जब इन्वेस्टमेंट लेने आएंगे, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कंपनी को जो 2% उन्होंने बोला था, मतलब ये 2% पार्ट, इतना पार्ट वो डाइल्यूट कर देगा किसके लिए? इन्वेस्टर को दे देंगे। और इस इन्वेस्टर क्या हो जाएगा? स्टेक होल्डर, कंपनी का स्टेक होल्डर, ओके। जब इन्वेस्टर को जो पूरा इसका पैसा मिल जाएगा तो ये 2% अपने वापस कंपनी को वापस दर दे देगा कि भाई मेरे पैसे दे दो, ठीक है, जितने मेरा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बनता है ROI, ठीक है, और मैं एग्जिट ले लेता हूँ। तो वापस किसके पास आएगी? जो फंड जो इक्विटी होगी वापस किसके पास आ जाएगी? फाउंडर के पास, ओके। तो इसे बोलते हैं हम इक्विटी स्प्लिटिंग और स्टेक होल्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एक और चीज़ देखते हैं हम, ठीक है, प्री मनी और पोस्ट मनी, ओके। अब मान लीजिए अब फाउंडर पूछेगा कि भाई आपने अच्छा फंड रेज किया है पहले, ठीक है, तो उनके पास कितनी इक्विटी है, ठीक है। अब देखो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए आपके आज थी 25 करोड़ की वैल्यूएशन, ठीक है, और जो इन्वेस्टर है उसको नहीं लगता कि आपकी कंपनी की वैल्यूएशन अगर 1 करोड़ की सेल है तो आप 25 करोड़ की वैल्यूएशन क्यों ही मांग रहे हैं, नहीं देनी चाहिए, ठीक है, उसे नहीं ले सकता। तो वो क्या कहेगा कि भाई मैं आपको देता हूँ आपकी आस, ठीक है, 50 लाख रुपए आपने मांगे थे, बट मैं आपकी कंपनी के वैल्यूएशन का 5 टाइम्स दूंगा, यानी कि मतलब उसकी 10 लाख पे 10% पे दूंगा आपको, ओके, यानी कि 5 लाख की वैल्यूएशन उसने लगा दी कंपनी की। और मांगी आज कितनी थी? 25 करोड़, और इसने कितनी लगाई है? सिर्फ 5 करोड़ की वैल्यूएशन, ओके। अगर यहीं पे इसी चीज़ में, ठीक है, फाउंडर कहता है कि हमारा एक भाई जो इन्वेस्टिंग राउंड है वो भी हो चुका है, ठीक है, तो भाई वो कहेगा, इन्वेस्टर कहेगा कि भाई हाँ बताओ भाई क्या क्या हुआ था, पहले बताना था, ठीक है। अगर वो कहता है कि भाई हमारा इतने परसेंट पे हमारा इतना डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है, इतना हमने रेज किया था फंड, ठीक है, और वो कहता है कन्वर्टेबल राउंड पे है या प्री मनी पोस्ट मनी ये सब चीज़ें बताता है, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए अगर फाउंडर बोलता है कि प्री मनी है, ठीक है, तो प्री मनी का मतलब क्या होता है कि जो कोई कंपनी है, ठीक है, वो पब्लिक अभी हुई नहीं है, ठीक है, वो पहले ही पैसे उठा रही है, ठीक है, क्योंकि उसे ज़्यादा वो चाहिए, पैसे चाहिए उस जो प्रोडक्ट है उसका उसको मार्केट में उतारने के लिए, ठीक है, उसके पास पैसा है नहीं, तो प्री मनी है, ठीक है। तो फाउंडर्स क्या होंगे कि वो कंपनी को एक क्या बोल देते हैं, एक फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और एक मिनिमम वैल्यूएशन दे देते हैं कि भाई मान लीजिए अगर 10 करोड़ की वैल्यूएशन लगानी है उसकी, ठीक है, तो 10 करोड़ की वैल्यूएशन दे दी उसे, ओके, और उसे मान लीजिए सपोज कीजिए 50 लाख चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो 1 करोड़ दे दिया, ठीक है, और हमने 10% या 10% स्टेक अपने पास रख लिया, ठीक है, प्री मनी पे, ओके। और पोस्ट मनी का मतलब क्या होता है कि भाई जो एक अप्रोक्सीमेट मार्केट वैल्यू भी दी जाती है कि भाई अभी 10% है इनके अकॉर्डिंग, और अगर कुछ टाइम में इनकी वैल्यू सपोज कीजिए अगर 10 लाख की सेल कर लेते हैं, ठीक है, 10 लाख की सेल कर लेते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे देते हैं, वे इसके भी 10 करोड़ वैल्यूशन लगा रहे हैं, तो उसकी जो पोस्ट होगी वो कितनी होगी? 15 करोड़, ठीक है। अब एक टर्म हमने पहले देखी थी 0 to 1, उसका मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी कंपनी है, ठीक है, वो उसकी मार्केट साइज मान लीजिए अगर 500 करोड़ है, ठीक है, तो 500 करोड़ का मतलब बेसिकली 1% अगर मान लीजिए सपोज कीजिए एक नॉर्मल अमाउंट ले लेते हैं, 5,000 रुपये है, आपके समझने का आसानी रहेगी, 5,000 रुपये ही है सिर्फ पूरा मार्केट साइज कंपनी का, ठीक है, तो 5,000 रुपये का 1% कितना हुआ? 50 रुपये, राइट। तो मतलब अगर कोई कंपनी अपना, ठीक है, 0 to 1 का मतलब है कि कोई कंपनी 1% अमाउंट है 50 रुपये कर लेती है, ठीक है, टोटल अपना टर्नओवर एक या साल में, 2 साल में, 3 साल में, ठीक है, तो वो वैसे बोलते हैं 0 to 1 पहुंच गए आप, आपने 0 to 1 का क्रॉस कर लिया, अब 1 से आपको 100 तक जाना है, मतलब आपको टोटल मार्केट साइज कवर करना है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, बट आपको मतलब एक एस्टिमेटेड रहता है हमेशा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर इन्वेस्टर को मालूम पड़ जाएगा प्री मनी है, पोस्ट मनी है, सब मालूम पड़ गया इन्वेस्टर को, ठीक है, इन्वेस्टर कहेगा ठीक है आपका प्रीवियस राउंड कितने मनी प्री मनी पे हुआ था? 10 करोड़ पे, ठीक है। अगर इन्वेस्टर को पैसा देना है तो वो क्या कहेगा, ठीक है भाई तेरा 10 करोड़ पे था तो मैं तो 10 करोड़ की वैल्यूशन सेम वैल्यूशन देता हूँ, ठीक है, तो भाई तेरा ऑफर बनता है 10 करोड़ का बनता है कि भाई मैं सपोज कीजिए तुझे 50 लाख मांगे थे, ठीक है, 50 लाख मुझे मान लीजिए कितने पे देता हूँ तुझे मैं? 2% पे देता हूँ, चल ठीक है, ठीक है, 25 बताऊँगा, 2.5% पे देता हूँ या 3% पे देता हूँ, ठीक है, मतलब इसीलिए अपना मैच कर लिया उसकी वैल्यूएशन को, ओके। तो फाउंडर कहेगा, अगर फाउंडर कहता है कि नहीं सर हम मतलब एक मैं काउंटर करना चाहता हूँ कि हमारी टाइम सेल जो है हमारी वो भी डे टाइम बन गई है, तो हम 10 से मतलब और ज़्यादा वैल्यूएशन चाहते हैं अपनी कंपनी की,
क्योंकि वैल्यूएशन कोई भी इसलिए चाहता है क्योंकि भाई उसकी एक प्रोडक्टेड वैल्यू है कंपनी की, वो इसी चीज़ पे बेस्ड है कि आपकी भाई कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना आपका प्रॉफिट है, कितना नहीं, ठीक है। अगर 10 करोड़ कर रही है तो उसका एक वैल्यूएशन होगा कि भाई 3 टाइम्स 4 टाइम्स वो इतना पैसा आस्क कर सकती है किसी भी इन्वेस्टर से। इन्वेस्ट मतलब बेसिकली आपका जो रेवेन्यू है उसका इतना इतना मल्टीपल टाइम्स वो मांग सकती है पैसा। उसके बाद क्या करेगा अपना इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर होगा वो क्या करेगा, वही सारी चीज़ें हो गई, उसे लगेगा कि सही है, ठीक है। अगर दोनों की कंडीशन मीट होती है कि भाई इन्वेस्टर लगता है कि हाँ मैं पैसा बना लूंगा इस बिजनेस से, तो वो क्या करेगा, आपको जो आपने आस्क किया अपनी ऐड करके, ठीक है, अपना एक ऑफर दे देगा। आप उससे क्या कर सकते हो, काउंटर कर ऑफर कर सकते हो। अगर इन्वेस्टर चाहता है तो वही कहेगा कि हाँ डील डन, अगर नहीं तो ऐसे ही पे वो अगर अपना स्टे रहता है, आपको अगर डील सही लगती है तो आप इस पर डन कर दोगे। अगर मान लीजिए आपकी डील 10% पे हुई है, ठीक है, तो आपकी कंपनी के पास आपके पास कितनी इक्विटी रह गई, 90%, और इन्वेस्टर के पास कितनी गई, 10% पार्ट आपकी कंपनी का इन्वेस्टर के पास गया। ओके, तो इस हिसाब से करी जाती है फंड रेजिंग। इसमें बहुत सारे टर्म्स और भी रहे, ठीक है, जो सर मैंने मिस कर दिए हैं, ठीक है, बट मैंने आपको एक एस्टिमेटेड दे दिया है कि भाई ऐसे से टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है, और इन टर्म्स का मीनिंग ये होता है, ठीक है। अब देखो इस प्रोसेस में ना 3-4 घंटे 5 घंटे सारा लग जाता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज एक कोई भी पैसा इतना ऐसे नहीं डाल देता, ये समझा जाता है। किसी भी टीवी शो में आपको दिखा देता है कि 10 मिनट 15 मिनट फंडिंग मिल गई, नहीं ऐसा नहीं होता। वो 2-3 कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे 4-5 घंटे इवन कई दिनों तक की, ठीक है, एक मीटिंग होती है, टाइमिंग होता है, सेट होता है, उस अकॉर्डिंग फंडिंग रेस की जाती है। ओके, सो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर करिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।